हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भाषाई कौशलों का सामान्य ज्ञान और शिक्षण। हिंदी में जो 4 कौशल होते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका यूज़ कैसे करते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, भाषाई कौशल का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है ना, इसके कितने रूप होते हैं, मौन वाचन है तो मौन वाचन क्या है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक बार देखो ओवरव्यू, हम ये वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे आप। लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्किल ऑफ ओरल एक्सप्रेशंस, है ना, जब हम बोल करके अपनी बातों को प्रकट करते हैं, जब हम लिख करके प्रकट करते हैं। भाषा के 2 कौशल होते हैं, रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है, प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होती है, यानी कि ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल क्या होते हैं, है ना। प्राथमिक स्टेजेस पर किस कौशल का यूज़ किया जाता है और कौशल को विकास करने के लिए किन किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ये सारा फ्रेंड्स एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए। ये जो अभी आप पढ़ने वाले हो ये, ठीक है। अगर आप सीटेट, रीट, DSSS या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि सस्वर वाचन क्या है, या प्रश्नोत्तर विधि क्या है, कहानी कहना व सुनना क्या है, श्रुतलेख क्या है, भाषण के अंदर किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, वाद विवाद कराना चाहिए हमें, है ना, डिस्कशन मेथड क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हम कब करते हैं, ऑडियो विजुअल एड का यूज़ हम कब करते हैं, है ना। ये सारे आपके रीडिंग मेथड में क्या क्या आता है, राइटिंग में क्या क्या आता है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस शिक्षण के लिए ये आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स, ये आप पढ़ोगे आज के वीडियो में। इसीलिए आज का वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड तक बने रहना अगर आपको ये वीडियो और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। तो अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बीएड में हो तो आपका बीएड में तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किसी भी एक से एक टीचिंग मेथड के ऊपर, या फिर किसी भी एक स्किल के ऊपर आ जाएगा आपका। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि भाषा कौशल के अंतर्गत आप लेखन कौशल से क्या समझते हो, या आप वाचन कौशल से क्या समझते हो, या हिंदी भाषा के जितने भी कौशल से उन सब के बारे में बताओ, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, और फिर आपको लॉन्ग में एक्सप्लेन करना है तो जाहिर सी बात है कि ये आपको पूरा लॉन्ग में आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा में जो कौशल है उनका अपना ही महत्व है। ठीक है, बच्चों के अंदर प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर की जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को जो भी सिखाते हैं उससे क्या होता है, बच्चों का बेस तैयार होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम बच्चों के अंदर कौशल जो है वो प्राथमिक स्तर से ही विकसित करना स्टार्ट कर देते हैं। भाषा कौशलों का अर्थ क्या है, भाषा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम को अपनाते हैं, जिस मीडियम को अपनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं भाषा। आप सबको पता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा कब होता है, जब हम सुन करके या बोल करके मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब आप सुनते हो और बोलते समय मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, आप कोई बोल रहा है तो आप क्या करोगे, सुनोगे, है ना। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ और आप वीडियो मतलब देख रहे हो और सुन भी रहे हो, राइट। और अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मैं सुनूंगी, दूसरा उसका जवाब देने के लिए क्या करेगा, बोलेगा। तो ये सुनना बोलना जो है वो किस में आता है, मौखिक भाषा के अंदर। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलकर, सुनकर या लिखकर ही अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वो जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो होता है आपका भाषा शिक्षण। और इनके जो उद्देश्य होते हैं, उसका भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जो भाषाई कौशल है उसको विकसित किया जाए। ठीक है, अब दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा कब होता है, जब हम पढ़ते हैं और लिखते समय
लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो वो मौखिक भाषा में होगा, अगर आप लिख रहे हो तो लिखित भाषा है। ये 4 प्रकार की होती है। सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, जब आप सुनकर किसी भी चीज़ का अर्थ ग्रहण करते हो तो उससे क्या कहते हैं, लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनना। जब आप पढ़ करके किसी भी चीज़ का अर्थ ग्रहण करते हो तो वो कौन सी स्किल होती है, वो होती है आपकी रीडिंग स्किल। जब आप बोल करके विचार अभिव्यक्त करते हो तो वो क्या होती है, मौखिक अभिव्यक्ति। और लिख करके करते हो तो लिखना। लिखोगे तो लिखना, बोलोगे तो बोलना, पढ़ोगे तो पढ़ना और सुनोगे तो सुनना। तो जिस भी माध्यम से आप अपने विचारों को प्रकट करते हो ना, उस वक्त उसी कौशल का प्रयोग किया जाता है। अब पहले 2 कौशल को हम कहते हैं रिसेप्टिव, और बाद के जो 2 होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव, यानी कि ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल में क्या होता है, जब आप पढ़ रहे हो और आप सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो। और जब आप बोल रहे हो और आप लिख रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उसकी अभिव्यंजना कर रहे हो। ठीक है, छात्र के अंदर क्या करना चाहिए, हमें विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इन 4 कौशल का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने बच्चों के अंदर इन व्यवहारों का मतलब विकास नहीं किया तो बच्चे क्या करेंगे, उनका जो बेस होगा वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। अगर वो चीज़ों को सही तरीके से सुनेंगे नहीं, कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, जब वो लिखेंगे तो लिखने में बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राथमिक स्तर पर इन कौशलों का विकास क्यों आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर इन कौशलों का विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राथमिक स्तर ऐसी स्टेज होती है जब हम बच्चों को अगर सिखा देते हैं तो वो उनको लॉन्ग लाइफ तक याद रहता है। लेकिन अगर बच्चे का बेस हमने बचपन में ही स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो क्या होगा, आगे चलकर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर वो कैसा रहेगा, डाउन, मतलब डल रह जाएगा वो बच्चा। ठीक है, उसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, उसके कौशल का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को बचपन से ही इन कौशलों का विकास करने में लग जाएं। ठीक है, अगर हमने प्राथमिक स्तर पर इन कौशलों का विकास कर दिया तो बच्चे आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बालक में अनुकरण करने की, यानी कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है या अगर आप भी कुछ सिखा रहे हो उसे, तो वो आदर्श वाचन होता है। और जब वो उसे रिपीट करता है तो वो क्या होता है, अनुकरण वाचन। तो बालक में क्या होगा, अनुकरण करने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाएगी। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, बालक के मस्तिष्क पर लंबे समय तक छाप रहती है। इसीलिए हमें प्राथमिक स्तर पर ही ये सारे कौशल का विकास करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अंदर लोचशीलता पाई जाती है। ठीक है, उनके जो मसल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन में होती है, उनके मसल्स के अंदर मांसपेशियाँ जो होती है उसमें लचीलापन पाया जाता है। इसलिए विद्यालय में समय समय पर विविध प्रकार की भाषा संबंधी क्रियाएं या फिर खेल आयोजित करने चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर इन कौशलों का विकास हो सके। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि अगर हम इसी स्तर पर बालक के अंदर कौशलों का विकास नहीं करें तो क्या होगा, तो माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर बच्चे पिछड़े ही रह जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर आपने बच्चों को स्टार्टिंग में ही ए साउंड, ई साउंड, ओ साउंड है वो नहीं समझाई, उसको अल्फ़ाबेट ABCD आता ही नहीं, उसको रीडिंग करना ही नहीं आता, तो क्या वो चीज़ों को सिर्फ रटने से कुछ काम चलेगा उसका? बिल्कुल भी नहीं। उसका बेस जो होगा वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जाहिर सी बात है आगे का सेकेंडरी और हायर क्लासेस में क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। वो डल स्टूडेंट ही कहलाएगा, क्योंकि उसका डेवलपमेंट ही अच्छी तरीके से नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को बेस लेकर के चलें। ठीक है, उसके अंदर विविध कौशल जो है, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना के जो कौशल है उसको विकसित करें। क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि हम बच्चों को जो सिखाएंगे ना वो हमेशा उसकी तरह ही मोल्ड होते चले जाएंगे। जैसा एनवायरनमेंट दोगे वैसे ही बनेंगे बच्चे। श्रवण कौशल का मतलब क्या होता है, श्रवण शिक्षण का हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो, भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या होता है, सुनना। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है ना, बोलता तो नहीं है, पहले वो सुनता ही रहता है सारे बच्चों की भाषाओं को। फिर वो धीरे धीरे बैबलिंग ये सब करता है, मतलब बड़बड़ाने लग जाता है, वर्ड्स को साफ बोल नहीं पाता लेकिन वो कोशिश करता है। उसके बाद वो क्या करता है, बोलना सीखता है। जब वो बोलने लग जाता है, मतलब हम देखते हैं ना कि बच्चों को पहले ऐसे लिखना तो नहीं सिखाते कि लिखो आ, हम उसको ओरली चीज़ें याद कराते हैं कि ए क्या है, ABC ऐसे, है ना। फिर जब वो बोलना सीख जाता है तो क्या करते हैं, हम उसे धीरे धीरे पढ़ना सिखाते हैं कि देखो ये लिखा है ए। अब वो जब पढ़ना भी सीख जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको लाइन ड्रॉ करके देंगे, उस लाइन के ऊपर चलाने के लिए कहेंगे। फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, लिखना सीखेगा। ठीक है,
तो इसका प्रथम चरण क्या होता है? सुनना। सुनने के द्वारा क्या होता है? सुनना मतलब कि श्रवण, यानी कि किसी के भी विचारों को ग्रहण करना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, भाव है, इन सब को अपने कानों के माध्यम से क्या करते हैं? सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। और उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए हम जिस माध्यम का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सुनना या श्रवण। वक्ता जिस अभिप्राय या उद्देश्य से अपने विचारों को मौखिक अभिव्यक्त कर रहा है, उस बात को पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक उसी अभिप्राय को ग्रहण करने की जो योग्यता होती है वो होती है श्रवण कौशल। यानी कि अब मैं आपको जो भी चीज़ समझा रही हूँ तो बच्चे क्या करेंगे? आप लोग क्या करोगे? उसको ध्यानपूर्वक सुनोगे। ठीक है, और फिर ग्रहण करने की जो योग्यता है वो आपके अंदर डेवलप होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं श्रवण कौशल। इसका महत्व क्यों है? तो बच्चों के पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। क्योंकि अगर बच्चा चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके सुनेगा ही नहीं तो क्या होगा? विविध ध्वनियाँ अगर वो सुनेगा ही नहीं, अंकित ध्वनियों का उसे ज्ञान ही नहीं होगा, भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि बेस तो सुनकर ही होगा ना। ध्वनियों की नॉलेज तो उसका आधार तो उन्हीं सब चीज़ों से बनेगा ना। शब्दों को सुनकर ही तो बच्चों की वोकैबुलरी, बच्चों के कोश में वृद्धि होगी। सिर्फ मौखिक कौशल विकसित करने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मौखिक कौशल के द्वारा इसको विकसित कर सकते हो, ठीक है, बल्कि पठन, लिखित कौशल, हर कौशल की ज़रूरत पड़ती है। श्रवण क्रिया के द्वारा क्या करता है बच्चा? विविध ध्वनियाँ जो होती है उनको पहचानने लग जाता है। अध्यापक क्या करता है क्लास में? अध्यापक क्या करता है ये चेक करने के लिए कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, वो क्या करता है, जैसे वो जो भी चीज़ पढ़ा रहा है वो किसी बच्चे को खड़ा करके सुन सकता है कि मैंने जो पोएम पढ़ाई है आप बताओ आपने इस पोएम से क्या समझा। ठीक है, या फिर आप उसका डिक्टेशन टेस्ट ले सकते हो कि अब आपने जो भी चीज़ें इस लेसन में पढ़ाई थी आपने उसको बोला, बच्चों ने उसको लिखा। शुद्ध लेख या शुद्ध वर्तनी का अभ्यास भी इसे कहा जाता है। आगे चलकर रचना कार्य कराने के लिए भी अध्यापक जो होता है वो सबसे पहले मौखिक रचना कराता है, उसके बाद लिखित कराता है। तो इसके लिए भी क्या ज़रूरी है? इसके लिए भी श्रवण कौशल ज़रूरी है, क्योंकि मौखिक है। तो अब अध्यापक अगर लिखित तरीके से आप कर रहे हो तो जब अध्यापक बोलेगा तभी तो आप लिखोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक जीवन में इसका अत्यधिक महत्व है। ठीक है, शिक्षण के प्रारंभ से ही छात्रों को श्रवण कौशल में पारंगत करना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं? ये उद्देश्य कि सबसे पहले जो छात्र हैं उनको सुनने की जो एबिलिटी है उनके अंदर वो डेवलप करानी है। बच्चे दूसरों को ध्यानपूर्वक सुन सके, ये आदत उनके अंदर विकसित करानी है। सुन करके वो उसका सही अर्थ ग्रहण कर सके, सामग्री को समझ सके, जो भी उसके अंदर रुचिकर अंग हैं उनको पहचान सके, ये योग्यता विकसित करानी है। गतिविधि में भाग लेने और सुनने के को प्रेरित करना है। ठीक है, मन के जो भी भाव है ना उनको कि क्या मनोभाव है, इसके अंदर क्या कहा गया है, क्या कहना चाहता है कवि लेसन्स के अंदर, है ना, उन सब चीज़ों को समझने की योग्यता विकसित करनी है छात्रों में। कहाँ पे कौन से स्वर का है, कहाँ पे आपको अपनी टोन बढ़ानी है, कहाँ पे अपनी टोन उच्च करनी है, कहाँ पे निम्न करनी है ना। इसके साथ साथ बोलने और पढ़ने की योग्यता भी बच्चों को विकसित करानी है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो श्रवण कौशल के अंदर छात्र विविध प्रकार की विधियाँ अपनाते हैं। अध्यापक जो तो विविध प्रकार की विधियाँ अपनाता है ताकि छात्रों के अंदर इसका विकास किया जा सके। जैसे कि पहला है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है? लाउड रीडिंग। जब बच्चे से आप क्लास में रीडिंग कराते हो तेज़ तेज़, जब बच्चा पढ़ता है तो उसे हम कहते हैं लाउड रीडिंग, या बच्चे उसी के पीछे आगे, या आप पढ़ा रहे हो और बच्चे उसी के पीछे बोल रहे हैं तो वो क्या है? लाउड रीडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर कहानी कहना या सुनना, या फिर श्रुतलेख है, भाषण है, डिस्कशन मेथड करा सकते हो आप, है ना, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स है, इन सारी चीज़ों का क्या कर सकते हो आप? यूज़ कर सकते हो। ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हो इसको विकसित करने के लिए। रेडियो से क्या करोगे आप? जो भी चीज़ें उसको सुनोगे, है ना, तो आपका श्रवण कौशल विकसित होगा। ऐसी पिक्चर देखते हो और जिसमें चित्र भी आते हैं और उसके साथ आवाज़ भी आती है, जैसे टेलीविज़न में भी आता है ना। वीडियो के माध्यम से भी आप ये जो वाचन कौशल है इसको विकसित कर सकते हो, श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हो। ठीक है, ये जितनी भी विधियाँ ये सारी आपके श्रवण कौशल की है। ठीक है, अब हम इसको डीपली नॉलेज लेंगे। जब हम श्रवण कौशल के अंदर क्या है? पहला सस्वर वाचन, यानी कि छात्र क्या करता है? अध्यापक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करता है। जैसे कि इसके अंदर गति, यानी कि कहाँ पे रुकना है, शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करना, ये सारी चीज़ों का क्या होता है? इसके अंदर विकास होता है। कब होता है? जब वो अध्यापक की बातों को ध्यान से सुन रहा है।
अध्यापक के द्वारा किया गया आदर्श वाचन जो है उसको ध्यान से सुनेगा, अगर वो नहीं तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। वो शब्दों को क्या करेगा, सही तरीके से बोल ही नहीं पाएगा, प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, अध्यापक को छात्र से पाठ्य सामग्री या व्यवहारिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। अध्यापक क्या करेगा, ये चेक करने के लिए कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, अध्यापक क्या करेगा, क्लास में कुछ क्वेश्चंस को पूछ लेगा। ठीक है। अगर बच्चे जो बच्चा ध्यान से सुन रहा होगा उसका आंसर दे पाएगा, और अगर नहीं सुन रहा होगा तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। या फिर कोई ईजी सा लेसन आपने पढ़ाया बच्चे को और आपने पूछा कि आप इस कहानी से क्या समझते हो, तो इससे क्या होगा, अध्यापक को ज्ञात होता रहेगा कि छात्र कुशलतापूर्वक विषय को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, वो पाठ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। थर्ड है आपका कहानी कहना या सुनना। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, अध्यापक पहले छात्र को कहानी पढ़ा देता है, कहानी सुना देता है, उसके बाद वही कहानी वो क्या करता है, बच्चों से सुनता है। तो इससे क्या होगा, छात्र के अंदर लिसनिंग पावर जो है वो डेवलप होगी, क्योंकि छात्र जो है वो अध्यापक उनसे सुनेगा ये सोच करके वो उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करेंगे। ठीक है। अब है श्रुतलेख। अध्यापक कक्षा में श्रुतलेख कराकर भी इस बात का पता कर सकता है कि बच्चे ने जो भी उसने कराया है क्लास में उसको ध्यानपूर्वक सुना है कि नहीं। लेख के बीच में वो शब्द या वाक्यांश अगर छोड़ देता है तो उसने ध्यान से नहीं सुना है। ठीक है। तो श्रुतलेख के लिए गद्यांश का चुनाव हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप क्लास में लेसन डिलीवर करने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा लेसन सिलेक्ट करो श्रुतलेख के लिए। भाषण के द्वारा क्या होता है, भाषण जो है मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, साथ साथ में श्रवण कौशल भी है जो इसे विकसित करने के लिए भाषण शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाद विवाद। वाद विवाद भी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी आपकी ये इसलिए कराया जाता है ताकि ये देखा जाए कि आपके अंदर सुनने की क्षमता कितनी है, आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। आपका जो प्रतिपक्षी है यानी कि आपका जो कंपेटिटर है उसको आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, उसकी बातों को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे नहीं डिस्कशन मेथड में तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो अपोजिट साइड से बात आ रही है आप उसको ध्यान से सुनो और उसके बाद उसका आंसर दो। इसीलिए क्लास में डिबेट कराया जाता है। इससे आपकी क्या होती है, श्रवण क्षमता जो है वो वृद्धि होती है उसके अंदर। ठीक है। इसीलिए अध्यापक को सभी छात्रों को वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि सभी छात्र जो है वो डिस्कशन मेथड में पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब है आगे दृश्य श्राव्य सामग्री यानी कि ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी कर सकता है। इसके अंदर विविध चीज़ें जो हैं उसको रिकॉर्ड कर सकता है और इसे मनोरंजन के साधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है ना। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर श्रवण कौशल विकसित भी हो जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो के द्वारा क्या होता है, आप जैसे जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं या फिर आपका FM है या फिर आपका सिटी सेंटर है, जितनी भी चीज़ें हैं, रेडियो के द्वारा क्या करोगे, आप सुनोगे, बच्चों को सुनाओगे। जब आप बच्चों को सुनाओगे तो आप बच्चों से उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सब मनोरंजन कार्यक्रम है। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो सुनने के जो कौशल है ना वो विकसित होगा। नेक्स्ट है आपका चलचित्र। चलचित्र यानी कि या मोशन पिक्चर, जहाँ पे पिक्चर्स भी आती रहती है, साथ साथ में उसका विवरण भी क्या होता है, एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है, दृश्य के साथ साथ आवाज़ भी आती है। ऐसे ही आपकी टीवी होती है, सबको पता है। जो भी चीज़ें आप देखते हो टेप रिकॉर्डर के द्वारा से सुनाया जाता है और उसी प्रकार किसी कार्यक्रम का रिकॉर्ड वीडियो के द्वारा प्रोफेसर पर्दे पर दिखाता है ड्रामा में। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति की सहायता से हम श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। ये आपने पढ़ लिया श्रवण कौशल क्या है। ठीक है। आई होप आप लोगों का जो श्रवण कौशल वाला कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आपका बचा है मौखिक कौशल क्या है। ठीक है। मौखिक कौशल शिक्षण क्या है, मौखिक कौशल का अर्थ क्या है। जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए बोल करके अपने विचारों को प्रकट करता है ना, तो वो होता है मौखिक कौशल। जब ध्वनि के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए विचारों को प्रकट करते हैं, यानी कि जब हम अपना मुँह खोल करके जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, मुख द्वारा विचारों को प्रकट करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो कहलाता है आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्यों ज़रूरी है, अगर आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको स्पीच में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको रीडिंग करनी है, अगर आपको अपने थॉट्स को प्रोसीड करना है, तो हर चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है,
मौखिक अभिव्यक्ति, बिना बात किए आप अपने विचारों को प्रकट कर ही नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए सहज और सरल माध्यम है अत्यधिक बातचीत का, ठीक है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा के द्वारा ही प्रारंभ होती है। इससे भाषा के अंदर विविध प्रकार के अवसर विकसित होते हैं। सामाजिक जीवन में सामंजस्य एडजस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि वो भाषा का ही प्रयोग करेगा, मौखिक भाषा का ही प्रयोग करेगा। उद्देश्य क्या है? बच्चों के अंदर शब्द और परिमार्जित उच्चारण करना, यानी कि शुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी, जो भी वो रीड कर रहा है या जो भी वो बोल रहा है उसका शुद्ध उच्चारण करे। व्याकरण भाषा का प्रयोग करना सीख जाए वो, ठीक है। उसको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे गति, कहाँ पे लय, आरोह कहाँ है, अवरोह कहाँ है, ये सारी चीज़ों की आवृत्ति पर उसको फोकस करना है। विषय के अंदर जो भी शैलियाँ हैं उसके योग्य बनाना है, उनको शैलियों का प्रयोग करना सिखाना है बच्चों को। अब हम देखेंगे कि मौखिक कौशल की विशेषताएं क्या हैं। स्वाभाविकता, मौखिक कौशल के अंदर यानी कि आप जो भी चीज़ें समझा रहे हो क्लास में या आप जो भी चीज़ें बच्चों को बता रहे हो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बनावटी है, यानी कि आप सिर्फ वैसे बना करके बोल रहे हो, आपका खुद का थॉट ऑफ प्रोसेस नहीं है, वो आपके खुद के आइडियाज़ नहीं है, वो ऐसा लगे कि आपको प्रेशराइज करके वो बुलवाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो लगनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल रियल है। अगर आप समझा रहे हो तो आपके समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को समझ आ जाए, ऐसा ना हो कि वो उसे बॉर्डर करे। आप उनको एग्जाम्पल दे करके समझाओ, जिसकी बात NCF 2005 करता है। वो कहता है कि बच्चों के ज्ञान को हमें बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, उनके जीवन को हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके अंदर वो करिकुलम जो है वो एक बोझ लगे, तनाव महसूस करें वो उससे, ठीक है। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है। सेकेंड है क्लियरिटी। मौखिक कौशल के द्वारा क्या होता है, स्पष्टता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जो भी बात कही जाए ना वो इधर से उधर घुमा फिरा कर ना कही जाए, बल्कि उसको सीधे सीधे स्पष्ट किया जाए कि हाँ इसका अर्थ ये है। ये नहीं कि आपने उसको 36 तरीके से घुमाया और उसके बाद उसका अर्थ स्पष्ट किया, तो बच्चा क्या होगा, बोरी फील करेगा और ना ही उसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि स्पष्टता हो उसके अंदर। शुद्धता पर बल दिया जाता है। अगर आपकी मौखिक कौशल के अंदर विविध प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जा रही हैं तो आपका जो शिक्षण है वो निरर्थक होगा, आपके अंदर जो कौशल है वो विकसित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है बोधगम्य। बोधगम्य के अंदर क्या होता है, सरल और सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि आपने आपके संज्ञान की जो क्षमता है वो डेवलप हो सके। सर्वमान्य भाषा यानी कि अप्रभावी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल भी इनअट्रैक्टिव लगे, जो बोरिंग लगे। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो अट्रैक्टिव लगे, जिससे बच्चे जो हैं वो बहुत आसानी से उत्साहित होते हुए शिक्षा को ग्रहण करें। ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ अपने करिकुलम के स्ट्रेस के लिए पढ़ रहे हैं। शिष्टता, किसी भी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते समय हमें शिष्टाचार का ध्यान अधिक रखना चाहिए। अगर अशिष्ट मौखिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो आप, अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो शिक्षण विधि है, जो आप कौशलों को सिखा रहे हो वो असमर्थ है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मौखिक संबंधों को क्या करेगा, वो बिगाड़ देगा। इसीलिए स्पष्टता ज़रूरी है। अवसर अनुकूल यानी कि अवसर के अनुकूल आपको विविध प्रकार के मौखिक कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। आप जो भी बोल रहे हो उसके अंदर मधुरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कठोरता या क्रूरता पाई जाए, किसी भी तरीके की द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रवाहिकता के अंतर्गत आता है आपका मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर उच्च प्रवाह होना चाहिए। विराम चिन्हों के उचित पालन से अभिव्यक्ति से समय गति का प्रवाह आ सकता है। नेक्स्ट है आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के शिक्षण की विधियाँ। इससे पहले आपने जो भी विधियाँ पढ़ी थी वो सारी किसकी थी, ये सारी विधियाँ आपने पढ़ी थी ना इससे पहले। मौखिक कौशल से पहले श्रवण कौशल के बारे में आपने पढ़ा था ना। श्रवण कौशल क्या है, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, रेडियो के द्वारा, चलचित्र के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा क्या होता है, इस सब से क्या होता है, इस सब से क्या होता है, आपकी जो सुनने की क्षमता थी वो विकसित होती है ना। और फिर अब आप पढ़ रहे हो आगे कि मौखिक कौशल आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आपने पढ़ लिया यहाँ तक। मौखिक कौशल का अर्थ क्या है ये आपको समझ आ गया। मौखिक कौशल के अंदर कौन कौन सी विधियाँ पढ़ाई जाती हैं, स्वाभाविकता, बोधगम्यता, सर्वमान्य, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के अंदर कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं और इन विधियों का महत्व क्यों है। ठीक है, अध्यापक क्या करता है, अध्यापक मौखिक कौशल को विकसित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधि और साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे वार्तालाप,
कन्वर्सेशन अगर आप करोगे तो कन्वर्सेशन के द्वारा क्या होगा, छात्रों के अंदर बातचीत करोगे तो क्या होगा, मौखिक कौशल डेवलप होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर पूछोगे तो क्या होगा, उसके अंदर मौखिक कौशल डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे आप बातचीत करोगे तो बातचीत करने से क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, सस्वर वाचन यानी कि जब आप लाउड रीडिंग कराओगे तो क्या होगा, जब बच्चा तेज़ तेज़ रीडिंग करेगा तो क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति जो है, जहाँ पे वो वर्ड्स को गलत रीड करता था, गलत प्रोनाउंस करता था, वो और जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था, हेजिटेशन लेवल था, वो सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी मौखिक कौशल को विकसित कर सकते हो। आप चित्र को दिखा करके उससे पूछ सकते हो कि ये जो पिक्चर है इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, आप इस पिक्चर से क्या समझते हो। अपने आइडियाज़ को क्या करेगा, अपने थॉट प्रोसेस को क्या करेगा, बच्चा डेवलप करेगा। तो इससे भी क्या होता है, मौखिक कौशल को विकसित किया जा सकता है। चित्र देखने में बच्चा रुचि भी लेता है तो ये इंटरेस्टिंग मेथड भी है। चित्र को दिखा करके उसका वर्णन करने के लिए ये एक रोचक विधि है। फिर है कहानी व सुनाना, मतलब हम बच्चों को कहानी दिखा करके, सुना करके उससे बोल सकते हैं कि आप बताओ आपको ये कहानी समझ आई कि नहीं, या आप इसको समझाओ, एक्सप्लेन करो, कुछ भी कर सकते हो। कविता पाठ करा करके भी मौखिक कौशल का विकास कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक उपयोगी साधन है। आपने बच्चों को कविता कराई कंठस्थ, बच्चे वही पोएम को रिपीट कर रहे हैं, प्ले भी कर रहे हैं, हर चीज़। फिर अंताक्षरी मेथड के द्वारा भी आप इसको डेवलप कर सकते हो। गाते गाते क्या होगा, जैसे आपने क्लास में गाने की जगह पे आपने बोला कि चलो माँ वाले शब्द से एक वर्ड बोलो। ठीक है, किसी ने एक वाक्य बोला कि मेरा नाम जो भी है, फिर उसके लास्ट में आया है, फिर आपने किसी को बोला कि है से बोलो एक सेंटेंस, फिर लास्ट वर्ड जो है वो आपने बोला ऐसे, इससे एक सेंटेंस बोलो। तो ऐसे करके आपने पूरी एक चेन डेवलप की। इससे क्या होगा, बच्चों की जो मौखिक कौशल थे ना, उसका विकास होगा। ठीक है, अब है पाठ का सार, यानी कि पाठ को समराइज़ करने के लिए भी, किसी भी पाठ्य की जो पाठ्य वस्तु है उसको अगर आप समराइज़ करना चाहते हो तो पाठ के अंदर स्पष्टता के लिए क्या ज़रूरी है कि आप उस पाठ की रचना को ध्यान से पढ़ें और उस पाठ का जो सार है वो पहले आप सुन करके और फिर मौखिक अभिव्यक्ति और अन्य साधन के द्वारा स्पष्ट कर सकते हो। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के लिए भी इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। बालक को विविध घटना, दृश्य या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव सुनाने का अवसर देना चाहिए ताकि उनके अंदर मौखिक कौशल को विकसित किया जा सके। अगर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताएंगे तो खुद बताएंगे अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, किसी राइटर की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता रहे हो तो भी, तो इससे क्या होगा, उनके मौखिक कौशल की क्षमता बढ़ेगी। वाद विवाद करा सकते हो आप, वाद विवाद करेंगे तो अत्यधिक बोलने की जो क्षमता है उनकी वो बढ़ेगी, भाषण के द्वारा भी बढ़ेगी, संज्ञानात्मक विकास होगा उनका, उनके अंदर विविध जो शब्दों की आवृत्ति थी वो ज़्यादा होगी, है ना। जो वर्ड्स बोलते थे वो प्रॉपर बोलेंगे, जिन वर्ड्स में उनको बोलने में मिस्टेक होती थी हल्की सी भी, वो बढ़ेगी। उनका जो हेजिटेशन लेवल था वो डेवलप होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो डेवलप होगा, उनके अंदर जो भी मिस्टेक थी वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के अवसर के लिए विविध घटनाओं को उनको दे सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव सुनाने का अवसर दे सकते हैं बच्चों को, ताकि अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द ही हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही अन्य अपडेट्स और अन्य वीडियो के लिए बने रहेगा हमारे साथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट इसका आपके साथ जल्द ही शेयर किया जाएगा नेक्स्ट डे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।